अगली सुबह मैं अभी सो ही रहा था कि फोन की घंटी से मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर कॉल उठाता हूँ। वह डेनियल था। यंग मास्टर, इन्वेस्टमेंट कंपनी से कॉल आया है। उनकी बॉस झाओ यांग आपसे मिलना चाहती हैं। पूछ रही हैं आप कब फ्री हैं। मैंने पूछा वह मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। डेनियल बोला शायद उन्होंने हमारे हाल के रिटर्न्स देखे हैं और आपसे स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहती हैं। हाल ही में बहुत लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेनियल ने किसी को तवज्जो नहीं दी। और झाओ यांग का स्टेटस अलग था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा मना कर दो, मुझे इन सब की समझ नहीं है। असल में पिछली जिंदगी में मैं बस टिकटॉक और ट्विटर स्क्रॉल करता था, इसलिए मुझे पता था कि कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे और कौन से ट्रेंड में आएंगे। लेकिन अगर सच में चर्चा शुरू हो गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैं दोबारा सोने का मन नहीं बना पाया। नीचे जाकर नाश्ता करने लगा। सोफिया मुझे रात में छोड़कर चली गई थी। पता नहीं वह इस समय जागी भी होगी या नहीं। मैंने बैठकर उसे एक मैसेज भेज दिया। कभी चार्ल्स अंदर आया। यंग मास्टर एलाई है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। वह यहाँ क्यों आई है। चार्ल्स बोला कह रही है कंपनी की तरफ से आई है। सुना है आप बीमार थे, इसलिए मिलने आई है। मिस्टर ह्यू ने भेजा है। मैंने थक कर कहा उसे अंदर भेज दो। फॉल। थोड़ी देर बाद एला अंदर आई। वह अभी भी उसी तरह तैयार थी, बस ब्लेजर का रंग बदला हुआ था। मुझे नाश्ता करते देख वह मेरे सामने बैठ गई। आप बेहतर महसूस कर रहे हो। पिछली बार कंपनी में हमारी बातचीत अच्छी नहीं रही थी और तब से वह बेचैन थी। आज उसे मिलने का बहाना मिल गया था। मैंने पानी का घूंट लिया और कहा मैं ठीक था जब तक तुम्हें नहीं देखा था। एला ने मेरी तरफ देखा। तुम कंपनी कब आओगे, काफी दिनों से नहीं दिखे। मैंने शांत स्वर में कहा शायद अब नहीं जाऊंगा। शीलिन को पता है कि मैं डेंगे काम करता हूं, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। एला ने तुरंत कहा यह कैसे ठीक हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा मैं जाऊं या नहीं इससे तुम्हें क्या। एला बोली यह मिस्टर यू का इरादा है। मैंने कहा मिस्टर यू मुझे ज्यादा कंट्रोल नहीं करते। मैं उनकी कंपनी में सिर्फ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए आया था। मैं रोज आऊं या नहीं इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे खुद डेमी में दिलचस्पी थी, इसलिए काम कर रहा था। एला कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर बोली लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम वापस आओ। जैक, अगर मैंने पहले कुछ गलत किया है तो मैं अब उसे सुधारना चाहती हूँ। रयान अब शिफ्ट हो चुका था। एला को फिलहाल उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एला ने मेरे घर के चारों तरफ नजर डाली। वह 100 मीटर का अपार्टमेंट किराए पर लेकर खुद को सफल समझ रही थी, लेकिन मेरे पास जो कुछ था उसके सामने वह सब बहुत साधारण लग रहा था। मैं चुपचाप अपना दलिया खा रहा था। एला ने धीरे से कहा क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो। उसी समय चार्ल्स ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा मिस सोफिया। सोफिया अंदर आई। उसने एला को वहां देखा। एला भी कुछ पल के लिए चौंक गई। इतने समय बाद उसने सोफिया को देखा था। वह आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर बोली सोफिया, काफी समय हो गया। वह उससे हाथ मिलाना चाहती थी। उसे पता था कि सोफिया चिंगबे नहीं गई थी, जबकि वह खुद वहां से ग्रेजुएट हुई थी। सोफिया ने उस अनचाहे मेहमान को देखा। उसने हाथ नहीं मिलाया, बस ठंडे स्वर में पूछा तुम यहां क्यों आई हो। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि माहौल ही बदल गया। एला थोड़ी असहज हो गई। मैं मिस्टर यू की तरफ से जैक से मिलने आई हूं। जैक। सोफिया ने उसकी तरफ देखा। तुम लोग इतने करीब हो, मिस्टर यू से कह देना जैक अब कंपनी नहीं जाएगा। एला ने भौहें चढ़ाई। जैक ने खुद तो ऐसा नहीं कहा। वह कंपनी में अच्छा कर रहा था। तुम कौन होती हो उसके लिए फैसला लेने वाली। सोफिया की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं और उसकी होने वाली पत्नी भी। सोफिया आमतौर पर किसी से टकराव नहीं करती थी, लेकिन एला के सामने उसने बिल्कुल भी झुकने की कोशिश नहीं की। एला ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें अच्छा लगता है कि वह तुम्हें इस तरह कंट्रोल करे। जैक, क्या तुम सच में ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो। अगर तुम उससे शादी करोगे
तो तुम्हारी कोई आजादी नहीं बचेगी। मैंने सिर उठाकर चार्ल्स से कहा, चार्ल्स, एला को बाहर छोड़ आओ। चार्ल्स तुरंत आगे आया। मिस वेल्स, इस तरफ आइए। एला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद मैंने सोफिया की तरफ देखा। उसका चेहरा ठंडा था। मैंने उसे छिला हुआ अंडा देते हुए कहा, यह खाओ। सोफिया ने मुंह फेर लिया। मुझे भूख नहीं है। मुझे पता था कि वह नाराज है। मैंने समझाया, वह खुद आई थी, मैं उसके करीब नहीं हूं। सोफिया बोली, जिस तरह वह तुम्हें देख रही थी, उसकी नजर साफ नहीं थी। मैंने नरमी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की के पास वापस जाऊंगा जिसने मेरे साथ पहले ऐसा व्यवहार किया था? मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, पापा कह रहे थे कि आज दोपहर हम हॉट स्प्रिंग्स चलें। उन्होंने पूछा है कि तुम भी चलना चाहोगे? अलेक्जेंडर थॉर्नटन को शायद ही कभी फुर्सत मिलती थी। आज मौका मिला था, इसलिए उन्होंने सोफिया को साथ चलने के लिए कहा और मेरे बारे में भी पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैं फ्री हूं, इस वीकेंड कोई काम नहीं है। रास्ते में सोफिया मुझे लेकर हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट पहुंची। लॉबी में हमारी मुलाकात उसकी बहन से हुई। उसने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। मैंने पूछा, क्या तुम अकेली आई हो? उसने कहा, डैड नहीं आ पाए, अचानक काम आ गया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उन्होंने ही तो हमें बुलाया था। वह बोली, हाँ, लेकिन अब व्यस्त हो गए हैं, मम्मी और अंकल आए हैं। हम लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं। चलो, घुड़सवारी करते हैं। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। तुम चलोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं ट्राई करते हैं। जब हम यहाँ आ ही गए हैं, तो कुछ एक्टिविटी भी हो जाए। हमने अपना सामान कमरे में रखवाया और फिर घुड़सवारी के लिए चले गए। सोफिया ने मेरे लिए एक घोड़ा चुना। वह उसकी बहन के खास घोड़े जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक था। मैंने पहले कभी कभार घुड़सवारी की थी, लेकिन अकेले पहली बार कर रहा था। सोफिया ने अपने लिए भी एक घोड़ा चुना और मेरे साथ साथ चलने लगी। घोड़ा धीरे धीरे घास पर चल रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें घुड़सवारी भी आती है? मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आता। मुझे सच में लगने लगा था उसे सब कुछ आता है। सोफिया ने सिर हिलाया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती। मैं उत्सुक हो गया। जैसे? सोफिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं तुमसे दूर रहना नहीं जानती। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा हल्का लाल हो गया। उधर उसकी बहन तो पहले से ही एक्सपर्ट थी। उसे बचपन से ही घुड़सवारी बहुत पसंद थी। अगर उसकी मां ने मना नहीं किया होता, तो वह घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेना चाहती थी। वह घोड़े पर घूमकर वापस आई, हमें खेलते हुए देखा और हमें परेशान नहीं किया। सुबह भर अभ्यास करने के बाद मैं भी काफी अच्छा सीख गया था, लेकिन आधे दिन की राइडिंग के बाद मेरे पैरों और कमर में जलन सी महसूस होने लगी। पहले मैं इतना ध्यान में था कि महसूस नहीं हुआ, अब जाकर समझ आया। सोफिया ने मेरी तरफ देखा और चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा भूख लग रही है। उसकी बहन बोली, माँ ने मैसेज किया है, हमें वापस आकर खाना खाना है। हम सब होटल लौटे, कपड़े बदले और साथ में खाने के लिए गए। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैंने देखा सोफिया अपनी माँ के पास बैठी थी, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी हुई वह यह कि वहां विक्टोरिया स्टर्लिंग भी मौजूद थी। उसकी नजर भी हम पर ही थी। मिसेस थॉर्नटन मुस्कुराई। सोफिया, जैक आओ, बैठो। मैं थोड़ा हैरान था। ये? मिसेस थॉर्नटन ने कहा, ये मेरी छोटी बहन है, विक्टोरिया स्टर्लिंग, और सोफिया की मौसी। मैं सच में चौंक गया। आपकी छोटी बहन? विक्टोरिया स्टर्लिंग ज्यादा से ज्यादा 30 साल की लग रही थी। पहली नजर में कोई नहीं कह सकता था कि वे एक ही पीढ़ी की हैं। मिसेस थॉर्नटन हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं लगता, है ना? जब मैंने सुफिया को जन्म दिया था, तब मैं सिर्फ 21 साल की थी। अब वह 18 की है। मैं और विक्टोरिया में सिर्फ 9 साल का फर्क है। मैंने सिर हिलाया। असल में आप खुद ही काफी यंग लगती है। मैं हमेशा उन्हें एक बड़े की तरह ही देखता था। मैंने पूछा, तो मैं इन्हें क्या कहूं?
विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, मुझे बस विक्टोरिया कहो। मैं मुस्कुराया, तो मैं आपको डायरेक्टर स्टर्लिंग ही कहूंगा। पिछली बार अंकल की पार्टी में सब आपको इसी नाम से बुला रहे थे। मुझे याद था कैसे उन्होंने लुकास जी को वहीं पर चुप करा दिया था। अब समझ आया उनका बैकग्राउंड इतना मजबूत क्यों है। विक्टोरिया ने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। ठीक है, ये भी चलेगा, मिसेस थॉर्नटन ने कहा। ये जैक हैं, सोफिया के बॉयफ्रेंड। अभी शादी नहीं हुई है लेकिन परिवार का हिस्सा ही है। विक्टोरिया बोली, सबको भूख लगी है, चलो खाना शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर शायद देर से आएंगे, काम में बहुत व्यस्त है। हम सब खाने ही वाले थे कि विक्टोरिया का फोन बजा। उसने उठाकर कहा, हम रेस्टोरेंट में हैं, तुम सीधे आ जाओ। मिसेस थॉर्नटन ने पूछा, कौन है? विक्टोरिया बोली, मेरी कंपनी का नया असिस्टेंट। कुछ ही देर में एक लड़का सफेद शर्ट पहनकर अंदर आया। विक्टोरिया ने उसे बुलाया, इधर आओ, बैठो। मैंने देखा वह रेयान था। मैंने सोचा था कि वह बस कंपनी में नया नया शामिल हुआ है, लेकिन वह उसे यहां तक साथ ले आई थी। रेयान उसके पास जाकर बैठ गया। डायरेक्टर स्टर्लिंग। मिसेस थॉर्नटन ने उसे गौर से देखा। ये तुम्हारा असिस्टेंट है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। विक्टोरिया ने कहा, मैंने बताया था ना, ये नया है। अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। चिंग बे का स्टूडेंट है, इंटर्न है। मिसेस थॉर्नटन ने मेरी तरफ देखा, तो यह भी जैक जैसा ही है? रेयान ने मेरी तरफ देखा, लेकिन जब मैंने उससे बात नहीं की तो उसने सिर झुका लिया। वह नहीं चाहता था कि थॉर्नटन परिवार के सामने उसकी पहली छवि खराब हो। वह बस चुपचाप बैठा रहा। मैं सोफिया के पास बैठकर खाना खा रहा था। उधर विक्टोरिया रेयान का ध्यान रख रही थी, कभी कभी उसके प्लेट में खाना भी डाल रही थी। खाना खत्म होने के बाद रेयान बोला, डायरेक्टर स्टर्लिंग, मैं अपने कमरे में जाता हूं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां हमसे मुलाकात हो जाएगी, और यह भी नहीं कि विक्टोरिया और मिसेस थॉर्नटन बहनें हैं। विक्टोरिया ने सिर हिलाया, ठीक है, जाओ। रेयान बाहर चला गया। मिसेस थॉर्नटन ने विक्टोरिया की तरफ देखा, तुम इस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? विक्टोरिया, जो हमेशा सिंगल रही थी और जिसके आसपास कई लोग थे, बस हल्के से बोली, वह अभी बच्चा है, मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मिसेस थॉर्नटन हंस पड़ी। बच्चा, मुझे तो लगता है तुम भी ज्यादा चुनिंदा नहीं हो। हर समय बस खेलती रहती हो। अब किसी अच्छे इंसान से शादी कर लो। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, आपने खुद की जिंदगी ठीक से संभाली नहीं और मुझे सलाह दे रही हैं? मिसेस थॉर्नटन ने उसे घूरा। मैं ठीक नहीं हूं क्या? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मेरी बगल में बैठी सोफिया की तरफ देखा और अपने शब्द रोक लिए। खाना खत्म होने के बाद सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। मैं और सोफिया आगे चल रहे थे। पीछे खड़ी विक्टोरिया स्टर्लिंग हमें देख रही थी। फिर उसने अपनी बहन से कहा, सोफिया वापस आ गई है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मिसेस थॉर्नटन ने हैरानी से पूछा, क्या महसूस होना चाहिए? विक्टोरिया बोली, तुम इतने सालों से थॉर्नटन हाउस में हो, तुम्हारी बेटी भी वहीं पली बढ़ी, और अब वह लौटकर सीधे बड़ी बेटी बन गई। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मिसेस थॉर्नटन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये बातें अपने जीजा के सामने मत कहना, तुम उनके स्वभाव को जानती हो। विक्टोरिया ने सिर हिलाया, जीजा की नजर में तो सिर्फ वही औरत है तुम्हारे लिए कहाँ जगह है। मिसेस थॉर्नटन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बस करो, मैंने तुम्हें यहां घुमाने के लिए बुलाया है, ये सब बातें करने के लिए नहीं। असल में वह इतने सालों तक अलेक्जेंडर थॉर्नटन के साथ रह पाई क्योंकि उन्होंने कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की। चाहे जितनी कोशिश कर लें, उनकी बेटी सोफिया की जगह नहीं ले सकती थी, और वह खुद भी अलेक्जेंडर के दिल में किसी और की जगह नहीं ले सकती थी। शुरू से ही वह सिर्फ इसलिए उनके साथ थी क्योंकि वह किसी और से मिलती जुलती थी। विक्टोरिया ने अपनी बहन को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग था। वह उसमें बैठी हुई थी, पास में वाइन रखी थी। वह अपनी बहन और पूरे परिवार के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर हल्की बेबसी थी। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। रेयान अंदर आया।
डायरेक्टर स्टर्लिंग, विक्टोरिया ने कहा, तुमने मैसेज किया था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या बात है? रेयान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे काम से जुड़ा एक सवाल पूछना था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। यह कहकर वह मुड़ने लगा। विक्टोरिया ने उसे देखते हुए कहा, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, साथ बैठते हैं। रेयान ने तुरंत मना किया, नहीं, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूं। वह बाहर चला गया। कुछ देर बाद विक्टोरिया भी कमरे में आई। रेयान कुर्सी पर बैठा था। वे उसके पास जाकर बैठ गई। बताओ, क्या पूछना था? सो, रेयान ने टैबलेट खोलकर कहा, यह हिस्सा मुझे समझ नहीं आ रहा। विक्टोरिया ने टैबलेट लेकर उसे समझाना शुरू किया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम छुट्टी में भी काम कर रहे हो, बहुत मेहनती हो। रेयान बोला, मैं नया हूं, मुझे जल्दी सीखना होगा, तभी आपके साथ काम कर पाऊंगा। विक्टोरिया को उसका यह रवैया पसंद आया। उसने उसे विस्तार से समझाया। रेयान उठकर जाने लगा, लेकिन विक्टोरिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम भी मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज में हल्का खेलापन था। रेयान का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। डायरेक्टर स्टर्लिंग, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। विक्टोरिया हल्का सा मुस्कुराई। तुम जानबूझकर मेरे पास आए ध्यान खींचने के लिए, है ना? वह उसकी तरफ झुकी, लेकिन रयान ने हाथ उठाकर खुद को पीछे कर लिया। वह उसके करीब आने नहीं दे रहा था। विक्टोरिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम मेरे करीब आओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। रयान ने थोड़ा आहत होकर कहा, मैं कंपनी में काम करने आया हूं, खुद को बेचने नहीं। मैं आपकी प्रतिभा और काम करने के तरीके की इज्जत करता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। मैंने मेहनत करके अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है ताकि अपने परिवार की हालत सुधार सकूं। मेरे माता पिता ने मुझे इसीलिए नहीं पाला कि मैं किसी का मनोरंजन बनूं। विक्टोरिया स्टर्लिंग उसे ध्यान से देखती रही, फिर खड़ी हो गई। ठीक है, तुम जा सकते हो। वह एक तरफ गई और सिगरेट जला ली। उस एंगल से उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। युवा, अमीर और ऊपर से मिसेस थॉर्नटन की बहन। हर तरह से वह एक परफेक्ट महिला थी। कभी मुझे लगता था कि एला ही सबसे बेहतरीन है, लेकिन अब उसे याद करके लगा वह कुछ भी नहीं थी। रयान ने थोड़ा घबराकर पूछा, डायरेक्टर स्टर्लिंग, क्या आप मुझे निकाल रही हैं? विक्टोरिया ने उसे देखा। तुम इंटरव्यू पास कर चुके हो। अगर तुम अभी मेरी बात मान लेते तो मैं तुमसे निराश हो जाती। उसे अपने पास ऐसे लोगों की जरूरत नहीं थी जो हर समय उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। रेयान ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद डायरेक्टर स्टर्लिंग। कमरे से बाहर निकलकर उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उसने सही फैसला लिया। अगर वह अभी मान जाता तो शायद विक्टोरिया उसका इस्तेमाल करके उसे निकाल देती और फिर उसके पास उसके साथ काम करने का कोई मौका नहीं बचता। वह बाहर घूम रहा था कि उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं गार्डन में बैठा लैपटॉप पर कुछ लिख रहा था। रेयान पास आकर बोला, जैक। उसकी आवाज सुनते ही मेरा ध्यान टूट गया। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद किया। क्या चाहिए? रेयान बोला, मैंने तुम्हें अकेले देखा, सोफिया साथ नहीं है। मैंने भौं उठाई। क्यों, फिर से उसका बॉयफ्रेंड बनना है? मेरी बात सुनकर वह थोड़ा झुंझलाया। वह बस एक गलती थी, इतना समय हो गया, तुम अभी तक उसे पकड़े हुए हो? मैंने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैं बातों को जल्दी नहीं भूलता। तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। रयान की आंखों में हल्की चिढ़ दिखाई दी। तुम्हारी वजह से लुकास जी मुझे परेशान कर रहा है, यहां तक कि मेरी इंटर्नशिप भी ब्लॉक कर दी। मैंने कंधे उचका दिए। मैंने उससे ऐसा करने को नहीं कहा, तुमने खुद जो किया उसी का परिणाम है। रयान ने आहत होकर कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करोगे? तुम्हारी बातें सच में चोट पहुंचाती हैं। न्यूयॉर्क में मेरा कोई नहीं है। मैं तो सोचता था हम कम से कम दोस्त तो हैं। मैं हंस पड़ा। हर कोई मेरा दोस्त नहीं बन सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ ठंडा नहीं रहूं तो क्या तुम्हें इनाम दूं? फिर मैंने कहा, डेरिक याद है? वह तुम्हारी वजह से जेल गया था, अभी हाल ही में बाहर आया है। भूल तो नहीं गए? डेरिक का नाम सुनते ही रयान का चेहरा सख्त हो गया। इतना समय बीत गया था कि वह लगभग उसे भूल ही चुका था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
अब तो वह बाहर आ चुका होगा। क्या तुम्हें लगता है वह तुमसे मिलने आएगा? रेयान ने खुद को संभालते हुए कहा, उसका जेल जाना मुझसे क्या संबंध रखता है? मैंने उसे कुछ करने को नहीं कहा था। मैंने सिर हिलाया। तुमने कहा या नहीं ये तुम खुद जानते हो। फिर मैंने व्यंग्य में कहा, विक्टोरिया स्टर्लिंग जैसी स्टॉक देवी भी शायद अंधी है, जो तुम जैसे इंसान पर ध्यान दे रही है। मेरी बात खत्म होते ही पीछे से आवाज आई। क्या कहा तुमने? विक्टोरिया स्टर्लिंग वहां आ चुकी थी। वह आगे बढ़ी। दयान ने तुरंत कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग। विक्टोरिया की नजर मुझ पर टिक गई। मुझे अंधा कह रहे थे? उसकी आवाज ठंडी थी। भले ही तुम सोफिया के बॉयफ्रेंड हो, लेकिन अभी तक थॉर्नटन परिवार के दामाद नहीं बने हो। इतना घमंड ठीक नहीं है। मैंने देखा, वह अभी आई थी और मेरी बात सुन चुकी थी। मैंने विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, आपकी उम्र ही कम नहीं रही। एक जवान लड़का देखा नहीं कि खुद को संभाल नहीं पाती। आपको अंधा कहना तो अभी भी बहुत सभ्य बात है। विक्टोरिया का चेहरा तुरंत उतर गया। तुमने क्या कहा? क्या मैं उसे डांट रहा था? भले ही मैं सोफिया का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ी बदतमीजी थी। मैंने शांत होकर कहा, क्या आपने साफ साफ नहीं सुना? उसकी प्रतिक्रिया से साफ था, उसने सब सुन लिया था। विक्टोरिया ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी बड़ी हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा, तो मतलब आप सिर्फ फ्लर्ट करने वाली ही नहीं, बल्कि उम्रदराज भी हैं। रेयान बगल में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई विक्टोरिया स्टर्लिंग से इस तरह बात कर सकता है। वह मिसेस थॉर्नटन की छोटी बहन थी। यहां तक कि सोफिया भी शायद उसके सामने ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, लैपटॉप उठाया और वहां से निकल गया। मेरा उससे बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं किसी और जगह जाकर काम करने वाला था। सोफिया मेरे साथ रुकना चाहती थी, लेकिन मैं उसके सामने बैठकर लिख नहीं पाता, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे रेयान से सामना हो गया। अपना काम खत्म करने के बाद मैं कमरे में वापस आया। मैंने सोफिया को कॉल किया। उसने कहा कि वह टेनिस कोर्ट में है और किसी को मुझे लेने भेज दिया। जब मैं पहुंचा, मैंने देखा सोफिया और विक्टोरिया टेनिस खेल रही थी। उसकी छोटी बहन साइड में खड़ी होकर देख रही थी। अब उसे समझ आ गया था, उसकी बड़ी बहन सच में हर चीज में माहिर है। पहले लोग कहते थे कि वह लिक्विड से आई है, उसे कुछ नहीं आता होगा। वह भी ऐसा ही सोचती थी। लेकिन अब उसे लग रहा था सोफिया को सब कुछ आता है। किसे पता उसने कितना कुछ सीखा है। उधर रयान मिसेस थॉर्नटन के साथ बैठा बात कर रहा था। रयान मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी वह नॉवेल सीरीज पढ़ रहा हूँ। उस लेखक ने बहुत अच्छे नॉवेल लिखे हैं, मुझे बहुत पसंद है। मिसेस थॉर्नटन खुश होकर बोली, सच में? जब भी मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, मेरे पति और बेटी कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। रेहान तुरंत बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। खासकर उस कहानी का किरदार एंड्रू, वह बहुत ही खतरनाक है। हर बार पढ़ते समय दिल घबरा जाता है। मैं पास जाकर बैठ गया। मिसेस थॉर्नटन ने मुझे देखा। जैक, सुना है तुम बहुत बिजी हो। तुम्हारी कंपनी तो हद कर रही है, वीकेंड पर भी काम करवा रही है। मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया। मैं ये तो नहीं कहने वाला था कि मैं खुद नॉवेल लिख रहा हूं। मैंने रयान की तरफ देखा। उसमें लोगों को खुश करने की खास क्षमता थी। मिसेस थॉर्नटन बोली, हम अभी इसी नॉवेल के बारे में बात कर रहे थे। तुम नॉवेल पढ़ते हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूं, मुझे सिर्फ लिखना पसंद है। रयान ने मेरी तरफ देखकर कहा, जैक बहुत बिजी रहता है, उसे पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा? मिसेस थॉर्नटन उत्साहित होकर बोली, हम जिस नॉवेल की बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत ही नफरत करने वाला विलेन है, एंड्रयू। वह हमेशा चालाकी करता रहता है, दूसरों से गलत काम करवाता है, खुद बच जाता है और दूसरों को फंसा देता है। एंड्रयू का नाम सुनकर मेरे होंठ हल्के से हिल गए, क्योंकि वो किरदार मैंने लिखा था और उसका असली आधार रयान था। रयान बोला,
ऐसे लोग सच में बहुत घटिया होते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। उसे इतनी गंभीरता से खुद जैसे किरदार की बुराई करते देख मुझे हंसी आ गई। फिर रयान ने कहा, सुना है इस नॉवेल का लेखक फ्रॉस्टबॉल स्नो हमारे ही कॉलेज से है। मैं पता लगवाता हूँ कि वह कौन है। मिसेस थॉर्नटन उत्साहित हो गई। सच में? यह तो बहुत अच्छा होगा। मैंने उसे देखा। वह हर जगह खुद को दिखाने से नहीं चूकता था। हालांकि इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं था। उधर सोफिया ने देखा कि मैं अकेला बैठा हूं और बातचीत में शामिल नहीं हो पा रहा। वह मेरे पास आई। मैंने हल्के से सिर हिलाया। तुम आ गई? उसने पूछा। थोड़ा खेलोगे? मैं खड़ा हो गया। हाँ, क्यों नहीं। रयान यह सब देख रहा था। हालांकि विक्टोरिया बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन सोफिया सच में बेहद खूबसूरत थी। वह सोच रहा था, शायद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते इतने साल गुजर गए। अगर वह मेरी जगह होता और उसके पास सोफिया जैसी मंगेतर होती तो कितना अच्छा होता। मैं सोफिया के साथ टेनिस खेलने चला गया। सोफिया ने मुझे रैकेट थमा दिया। विक्टोरिया स्टर्लिंग पहले सोफिया के साथ बात कर रही थी, लेकिन अब उसने देखा सोफिया का पूरा ध्यान मुझ पर था। उसने बगल में खड़े रयान की तरफ देखा। रयान। रयान तुरंत उठकर उसके पास गया। डायरेक्टर स्टर्लिंग, विक्टोरिया ने पूछा, तुम्हें टेनिस खेलना आता है? रयान ने झिझकते हुए सिर हिलाया। नहीं। उसके बैकग्राउंड को देखते हुए ये स्वाभाविक था। ऐसी हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज का उसे पहले कभी मौका नहीं मिला था। पहले जब वह लुकास जी के साथ रहता था तो वह उससे अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। विक्टोरिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मैंने ताना मारते हुए कहा। डायरेक्टर स्टर्लिंग को सबको सिखाने का बड़ा शौक है, लेकिन यह तरीका थोड़ा सस्ता लग रहा है। मुझे रयान कभी पसंद नहीं था और उसे बार बार मौके मिलते देख मुझे चिढ़ हो रही थी। विक्टोरिया ने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ हल्के से हिले। सोफिया की वजह से मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, लेकिन अभी तुमने मुझे बूढ़ी और बदसूरत कहा था। उसका हिसाब अभी बाकी है और अब फिर से मुझे उकसा रहे हो। मैं हंस पड़ा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। बस डर है कि कहीं आप खुद ही फंस न जाओ। विक्टोरिया ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर परिवार से हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। रयान भी बहुत काबिल है। रयान ने तुरंत बीच में कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग, नाराज मत होइए। यंग मास्टर जैक तो बस मजाक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जो कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। विक्टोरिया ने उसे देखकर और ज्यादा संरक्षण दिखाया। इसीलिए लोग तुम्हें आसानी से तंग करते हैं, क्योंकि तुम बहुत सहनशील हो। फिर उसने सोफिया की तरफ देखा। बड़ी बेटी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पहले मुझसे उलझना शुरू किया। तुमने देखा। उम्मीद है तुम उसे संभालोगी। जैसे ही उसने ये कहा, सोफिया ने अपना शॉट खत्म किया और उसकी तरफ देखा। उसका जवाब शांत लेकिन साफ था। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है, सॉरी। आपको ही थोड़ा सहना पड़ेगा। विक्टोरिया हंस पड़ी। किसी ने उससे पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। तो तुम मेरी तरफ नहीं हो? उसे लगा था कम से कम सोफिया मुझे रोकेगी। लेकिन सोफिया बोली, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं। जैक जो कहता है वही सही है। अब विक्टोरिया की आंखें ठंडी हो गईं। ठीक है। तभी सोफिया की छोटी बहन सोनिया बीच में आई। उसने रेयान की तरफ देखा और कहा, जैक ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? एक लड़के के लिए इतना हंगामा क्यों? आंटी के तो वैसे भी बहुत बॉयफ्रेंड है। इस एक की क्या खास बात है? उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था। और तुम भी अभी अभी आए हो और घर का माहौल खराब कर दिया। विक्टोरिया गुस्से में बोली, सोनिया, मैं तुम्हारी सगी आंटी हूं। वह तुरंत बोली, और यह मेरी सगी बहन है और मेरा होने वाला जीजाजी। वह बेवकूफ नहीं थी। उसे पता था इस घर में किसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। अगर उसने सोफिया का अपमान किया तो उसके पिता उसे नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी उसकी आंटी कभी कभार ही आती थी। विक्टोरिया गुस्से में बोली, मैं अब नहीं खेल रही। उसने रैकेट जमीन पर फेंक दिया। रयान तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। डायरेक्टर स्टर्लिंग,
मिसेस थॉर्नटन ने पूछा। अब नहीं खेलोगी? विक्टोरिया बोली, मैं कमरे में जा रही हूं, नहीं तो और चिढ़ जाऊंगी। रेयान ने मिसेस थॉर्नटन से कहा, हम पहले चलते हैं, माफ कीजिएगा। फिर उसने उसका जैकेट उठाया और उसके पीछे चला गया। जैसे ही वे लोग गए, मैंने सोफिया की तरफ देखा। अब भी खेलना है? सोफिया बोली, अभी तो तुम आए हो, थोड़ा और खेलते हैं। उसकी बहन बोली, जैक, मेरी आंटी ऐसी ही है, बुरा मत मानना। बाहर से सख्त हैं, अंदर से नरम, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, सोफिया, तुम यहां खेलो, मैं जाकर उसे देखती हूँ। ठीक है, उसने कहा। मिसेस थॉर्नटन विक्टोरिया के कमरे में गई। वहां विक्टोरिया बैठी थी और रेयान उसके पास खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। वह अंदर आई और विक्टोरिया स्टर्लिंग से बोली, तुम्हें क्या हो गया है? एक बच्चे से क्यों बहस कर रही हो? विक्टोरिया ने चिढ़कर कहा, मुझे उससे उलझना नहीं था, लेकिन उसने ही पहले मुझसे पंगा लिया। उसे क्या दिक्कत है? रेहान मेरा आदमी है, फिर वह बार बार उसे क्यों टारगेट कर रहा है? थोड़ी देर में ही मैं उसे 2 बार पकड़ चुकी हूं। अगर ऐसा इंसान थॉर्नटन परिवार का दामाद बन गया, तो तुम्हें आगे चलकर परेशानी होगी। मिसेस थॉर्नटन ने बेबस होकर कहा, वह सोफिया का बॉयफ्रेंड है। विक्टोरिया ने तुरंत जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर वह उसका बॉयफ्रेंड है? अभी वह जवान है, कौन जानता है उसने सोफिया पर क्या जादू कर दिया है? कौन जानता है कि तुम्हारी बड़ी बेटी को धोखा दिया जा रहा है? मिसेस थॉर्नटन ने कहा, मुझे तो जैक काफी अच्छा लगता है। वह हमेशा मेरे साथ बहुत विनम्र रहता है। विक्टोरिया और ज्यादा उत्तेजित हो गई। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए वह अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। किसी इंसान को उसके व्यवहार से नहीं, उसके असली स्वभाव से पहचानो। वह सामने अच्छा बनता है और पीछे से कमजोर लोगों को तंग करता है। इसको नीचा दिखाता है, उसको नीचा दिखाता है। साफ है कि उसके चरित्र में समस्या है। मिसेस थॉर्नटन ने रयान की तरफ देखा। तुम और जैक एक ही कॉलेज से हो ना? वह तुम्हें क्यों टारगेट करेगा? सच तो यह था, आम तौर पर जैक ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार वह सच में रेयान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया। रेयान ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, असल में हम दोनों पहले स्कूल में साथ पढ़ते थे। हम दोनों लेकवुड से हैं। मिसेस थॉर्नटन ने हैरानी से पूछा, तुम भी लेकवुड से हो? रेयान ने सिर हिलाया। हाँ, हम हाई स्कूल में क्लासमेट थे। जैक हमारे स्कूल की एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वह लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। तो उसे लगा कि यह मेरी वजह से है और तभी से वह मुझसे नफरत करता है। विक्टोरिया ने पूछा, वो लड़की सोफिया तो नहीं थी? रेयान बोला, नहीं, सोफिया तो हमारे स्कूल में थी ही नहीं। जिसे जैक पसंद करता था वह एला थी। वह उसे काफी समय तक पीछा करता रहा। एला तो कई साल उसके घर में भी रही थी। पूरे स्कूल को यह बात पता थी। बाद में जब एला को उसकी जरूरत नहीं रही, तब वह सोफिया के पास चला गया। विक्टोरिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देखा बहन, उसने सोफिया को सिर्फ बैकअप की तरह रखा। इतनी छोटी उम्र में लड़कियों को घर में रखता था। मिसेस थॉर्नेट ने थके हुए स्वर में पूछा, तुम ये सब बना तो नहीं रहे हो? रयान ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं बना सकता। यह सब हमारे स्कूल में सबको पता था। मुझे नहीं पता उसने सूफिया को कैसे अपने प्यार में फंसा लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे नफरत करता है। मैं बस चाहता हूं कि मिस सोफिया को धोखा न मिले। विक्टोरिया ने कहा, बहन, तुम्हें ये बात जीजा को बतानी चाहिए। अगर जैक जैसा लड़का सोफिया से शादी करेगा तो यह ठीक नहीं होगा। मिसेस थॉर्नटन के चेहरे पर संदेह आ गया। मैं अलेक्जेंडर से बात करूंगी। असल में जैक कैथरीन चाव का बेटा था, जो सोफिया की मां की सबसे अच्छी दोस्त थी। दोनों के जीवित रहते ही उनका रिश्ता तय हो गया था। इसलिए अलेक्जेंडर थॉर्नटन को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। वह आमतौर पर सिर्फ सोफिया के करियर की चिंता करता था। लेकिन अगर जैक का अतीत सच में ऐसा था, तो यह बात उससे छिप नहीं सकती थी। आखिर सोफिया अभी भी जवान थी। कौन जानता है, कहीं वह किसी के जाल में फंस गई हो। शाम से पहले अलेक्जेंडर थॉर्नटन रिसोर्ट पहुंच गए। मिसेस थॉर्नटन उन्हें लेने गईं और फिर दोनों कमरे में वापस आ गए।
जब भी अलेक्जेंडर यहाँ आराम करने आते थे, तो पूरा होटल किसी और गेस्ट को नहीं दिया जाता था। आज भी पूरा रिसॉर्ट सिर्फ उन्हीं के लिए था। अलेक्जेंडर ने पूछा, सोफिया कैसी है? मिसेस थॉर्नटन ने कहा, वह बहुत अच्छी है। अभी शायद जैक के साथ है। दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। अलेक्जेंडर ने कहा, वह लेकवुड में बड़ी हुई है। उसके करीब होना स्वाभाविक है। मिसेस थॉर्नटन ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन आज मैंने कुछ बातें सुनी हैं। फिर उन्होंने रयान की कही हुई सारी बातें अलेक्जेंडर को बता दी। जब उन्होंने सुना कि जैक पहले किसी लड़की को घर लाकर रखता था, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। अलेक्जेंडर ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, पहले इसकी जांच कराओ। उस लड़की का नाम एला था। देखो, जो बात उसने कही है वह सच है या नहीं। मिसेस थॉर्नटन ने सिर हिलाया। ठीक है। रात के खाने पर विक्टोरिया स्टर्लिंग आई, लेकिन रयान नहीं आया। अलेक्जेंडर थॉर्नटन को भीड़ पसंद नहीं थी, और रयान तो सिर्फ एक असिस्टेंट था। इसलिए विक्टोरिया उसे साथ लाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह अलेक्जेंडर के पास बैठकर बोली, भैया आप तो वीकेंड पर भी काम में लगे रहते हैं। अलेक्जेंडर ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। वह बहुत गंभीर इंसान थे, इसलिए विक्टोरिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। खाने के बाद मिसेस थॉर्नटन ने मुझे हॉट स्प्रिंग में आने के लिए कहा। मैं मान गया, क्योंकि सोफिया को उसके पिता ने बुला लिया था। कमरे में मिसेस थॉर्नटन सोफे पर बैठी थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बैठो। मैं थोड़ा हैरान था। कोई बात है, मिसेस थॉर्नटन? आज उनका चेहरा काफी गंभीर था। उन्होंने कहा, कुछ खास नहीं, बस तुमसे एक बात पूछनी है। सुना है मिडिल स्कूल के समय तुम एक लड़की के काफी करीब थे, है ना? जैसे ही उन्होंने ये कहा, मुझे तुरंत समझ आ गया। रयान ने सब बता दिया है। मैं जवाब देता, उससे पहले ही उन्होंने आगे कहा, डिनर से पहले मैंने तुम्हारे अंकल को कॉल किया था। उन्होंने भी कहा कि तुम पहले एला को पसंद करते थे और सोफिया से शादी नहीं करना चाहते थे। क्या ये सच है? अब उन्हें शक नहीं रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही बात आई थी। उन्हें लगने लगा, शायद मेरा और सोफिया का रिश्ता उतना मजबूत नहीं है जितना दिखता है। उधर दूसरे कमरे में सोफिया अपने पिता के सामने बैठी थी। आपने मुझे क्यों बुलाया? अलेक्जेंडर ने सीधे पूछा, क्या तुम सच में जैक को पसंद करती हो? सोफिया थोड़ी हैरान हुई। अचानक यह सवाल क्यों? अलेक्जेंडर ने गंभीर होकर कहा, मैंने सुना है उसे पहले कोई और पसंद थी। तुम्हें यह पता था? सोफिया ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे पता था। अलेक्जेंडर और भी उलझ गए। फिर भी तुम उसके साथ हो? सोफिया बोली, अब हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। उसकी दृढ़ता देखकर अलेक्जेंडर कुछ पल चुप रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, लेकिन जैक तुम्हें पसंद नहीं करता। सोफिया की भौहें सिकुड़ गई। ये किसने कहा? अलेक्जेंडर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारे अंकल ने कहा कि उस लड़की के साथ चीजें ठीक नहीं चली, इसलिए वह तुम्हारे साथ है। सोफिया, भले ही तुम दोनों की सगाई पहले से तय थी, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि यह सब सही नहीं है। शादी तभी होनी चाहिए जब दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करें। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता, तो बेहतर है इसे यहीं खत्म कर दो। सोफिया ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जैक मुझे पसंद करता है। अलेक्जेंडर ने फिर पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है? यह सवाल पहली बार उसे अंदर तक रोक गया, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी महसूस करती थी। जैक की भावनाएं उसके लिए साधारण नहीं थीं। कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे वह उसे नहीं, किसी और को देख रहा हो। हालांकि वह उसके साथ अच्छा था, उसे मनाने की हर कोशिश करता था। फिर भी फॉट में एल लव पीते वह अचानक बदल क्यों गया? पहले जब वह उस पर ध्यान नहीं देता था, तब भी उसे असुरक्षा महसूस होती थी, जैसे वह कभी भी उसे छोड़ सकता है। अलेक्जेंडर ने उसकी चुप्पी देखकर समझ लिया, उसके दिल में भी सवाल है। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सुना है पहले जब तुम उससे मिलने जाती थी, तो वह तुम्हें भगा देता था।
शायद उस लड़की की वजह से वह अब तुम्हारे साथ है, लेकिन वह कभी भी पछता सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत फैसला लो। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह खुद जानते थे जबरदस्ती का रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। सोफिया कमरे से बाहर आई और बगल वाले कमरे की तरफ गई। उसे पता था मैं वही हूं। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने अंदर की बातें सुनी। मिसेस थॉर्नटन कह रही थी, तुम सगाई की चिंता मत करो। हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते वैसे ही अच्छे रहेंगे। अगर तुम सोफिया से शादी नहीं भी करते तो भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे परिवार की स्थिति के हिसाब से तुम शायद इस रिश्ते को चाहते हो, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। किसी बच्चे की पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर दरवाजे के बाहर खड़ी सोफिया अब उसे खोलने ही वाली थी। हमारा रिश्ता पहले से ही थोड़ा अस्थिर था। तो मिसेस थॉर्नटन की ये बातें सोफिया के मन को और भी हिला रही थी। उसके पिता की बातों ने पहले ही उसके मन में शक डाल दिया था। लेकिन एक बात तय थी, अगर मैं उसे छोड़ देता तो वह इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाती। तभी मैंने बोलना शुरू किया, मैं सोफिया के साथ हूं क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। जहां तक एला की बात है, वह पहले हमारे घर के ड्राइवर की बेटी थी, इसलिए वह हमारे घर में रहती थी। मैंने उससे पढ़ाई करवाई थी, लेकिन अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। स्कूल में सबको पता था वह रेयान के साथ रिलेशनशिप में थी। मिसेस थॉर्नटन चौंक गई। तुम कह रहे हो रेयान ही एला का बॉयफ्रेंड था? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एला के पिता चाहते थे कि वह मेरे साथ रहे। उन्हें लगता था कि रेयान उसके लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। मैंने आगे कहा, मैं और सोफिया इतने समय से साथ हैं, वे मेरे बारे में सब जानती है। अगर आपको लगता है कि मैं उसके साथ किसी गलत मकसद से हूं या उसे पसंद नहीं करता, तो आप गलत सोच रही है। मैं सच में उसे पसंद करता हूं। मैं कुछ पल रुका, फिर धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो शायद मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहूंगा। मैं एक बार मर चुका था। अब मुझे प्यार से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सोफिया की वजह से मैंने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत की, भले ही अंत कैसा भी हो। मैं बस अपनी पिछली जिंदगी का पछतावा मिटाना चाहता था, जहां मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया। मेरी आंखों में पूरा यकीन था। मिसेस थॉर्नटन मुझे देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह गईं। शायद उन्हें अपने ही अतीत की झलक दिख गई थी। वह भी अलेक्जेंडर से प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ एक प्रतिस्थापन होते हुए भी उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया था। सोफिया की मां से अलग वह ज्यादा समर्पित थी और उसी आदमी के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी जी रही थी। शायद इसी वजह से वह मुझसे और सवाल नहीं कर पाई। मैंने देखा कि वह चुप हो गई, तो मैंने आगे कहा, मुझे रेयान इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वह अच्छा इंसान नहीं है। स्कूल में जब मेरे पापा का सेक्रेटरी मुझे लेने आता था, तो उसने अपने दोस्त से अफवाह फैलवाई कि मैं किसी के पैसे पर पल रहा हूं। और जब मामला खुला, तो सारा दोष उसके दोस्त पर डाल दिया गया। उसका दोस्त जेल चला गया और वह खुद बच गया। और आज वही इंसान डायरेक्टर स्टर्लिंग के साथ खड़ा है। तो जाहिर है उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिसेस थॉर्नटन को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी गहरी है। मैंने बात खत्म की और कमरे से बाहर निकल गया। असल में उन्होंने मुझे हॉट स्प्रिंग के लिए नहीं बुलाया था। वह सिर्फ मुझसे बात करना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा सोफिया दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, फिर मेरी नजर नरम हो गई। तुम यहाँ क्यों हो? सोफिया मुझे देख रही थी। वह अंदर आना चाहती थी, लेकिन अभी भी हिचकिचा रही थी। वह खुद भी सोच रही थी, क्या मैं सच में उसे पसंद करता हूं या नहीं। लेकिन जो कुछ उसने अभी सुना, उससे उसका मन काफी शांत हो गया था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने अभी जो मैंने कहा वो नहीं सुना, है ना? वह चुप रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों साथ बाहर चलने लगे। रास्ते में मैंने पूछा, तुम्हारे पापा ने क्या बात की? कहीं यह एला वाली बात तो नहीं थी?
सूफिया ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, वो इतना जरूरी नहीं है। मैं वहीं रुक गया। जरूरी नहीं? अगर उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा तो? मिसेस थॉर्नटन की बातों से मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। लेकिन सोफिया के पिता अलग थे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरा एला वाला अतीत सच में एक बड़ी समस्या बन सकता था। मैंने घबरा कर कहा, अगर उन्होंने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की तो? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। मुझे डर है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मेरी घबराहट देखकर सोफिया ने मुझे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। फिर उसने मेरा चेहरा उठाया और हल्के से मेरे गाल पर किस कर दिया। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने कहा, 1 मिनट रुको। मैंने फोन निकाला और कॉल किया। उधर से तुरंत आवाज आई, जैक। मैं फोन के पास खड़ा था और आगे की बात करने ही वाला था। मैंने फोन पर गुस्से में कहा, अंकल, ये ज्यादा नहीं हो रहा? आपने मिसेस थॉर्नटन से क्यों कहा कि आप नहीं चाहते मैं सोफिया के साथ रहूं? वो आप पर भरोसा करती है, इसलिए आपकी हर बात मान ली। लेकिन आप तो जानते थे कि मैं सोफिया के साथ हूं और मैंने कितनी बार अपने फीलिंग्स भी बताई हैं। आपने जो किया उसमें मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। चाओ जीवान को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं बोला, मैंने तो बस एला के बारे में पूछा था, तो मैंने सच बता दिया। और मैं अभी भी यही कहूंगा, तुम एला के साथ रहो, सोफिया के साथ नहीं। सुना है एला अब डेमी टेक्नोलॉजी में है, अच्छी कर रही है। पिछली बार मिला था मुझे तो वो काफी अच्छी लगी। तुम्हें सोफिया ही क्यों पसंद है? मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। पहले आप जो भी कहते थे मैं सुनकर छोड़ देता था, लेकिन अगर आपकी वजह से मेरा और सोफिया का ब्रेकअप हुआ तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। वह बोला, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। मैंने गुस्से में कहा, बस हर बार तुम्हारे भले के लिए कहना बंद करो। आप लोग बस खुद को सही समझते हो, दूसरों की जिंदगी में घुसकर फैसले लेना पसंद करते हो। वह थोड़ा चुप हो गया। ठीक है, अब बड़े हो गए हो। तुम्हारी माँ भी इतनी जिद्दी नहीं थी। मैंने सीधे फोन काट दिया। फोन रखने के बाद मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अंकल जानबूझकर हमारे बीच दरार डालना चाहते थे। मैंने सोचा, वापस जाकर उसे ठीक से बात करनी पड़ेगी। मैं वापस सोफिया के पास गया। उसने मेरे चेहरे को देखा। सब ठीक है, मैंने कहा। हाँ, बस अंकल थे। पता नहीं उन्हें क्या फायदा है, हर वक्त चाहते हैं कि मैं एला के साथ रहूं। हर दिन बातें करके सबको यही लगवा दिया है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने उसकी तरफ देखा और गंभीर होकर कहा, सोफिया, लोग कुछ भी कहें, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। जब तक तुम खुद मुझे छोड़ने का फैसला नहीं करती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसा तुमने कहा, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। सोफिया ने धीरे से मेरी ठुड्डी छुई। उसकी आंखें नरम थीं। उधर विक्टोरिया स्टर्लिंग अपने कमरे में थी और फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। मिसेस थॉर्नटन ने बिना घुमाए फिराए सब बता दिया। रयान और एला का रिश्ता और वह मामला जिसमें रयान ने किसी और को जेल भेज दिया था। विक्टोरिया ने तुरंत किसी को जांच करने भेजा। अगली सुबह सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ गए। वह सोफे पर बैठी थी और फाइल पढ़ते हुए उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह सच था। एला और रयान हाई स्कूल में साथ थे। कॉलेज में भी साथ पार्ट टाइम काम करते थे। यहां तक कि साथ रहते भी थे। उसे तुरंत उस दिन की बात याद आई जब उसने रयान से पूछा था, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और उसने जवाब दिया था, नहीं। तभी दरवाजा खुला। रयान अंदर आया। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर स्टर्लिंग, ये होटल से ब्रेकफास्ट आया है। वह ट्रे टेबल पर रख रहा था। तभी विक्टोरिया ने उसे देखा और सीधे पूछा, तुम एला के साथ रिलेशनशिप में हो? रयान का हाथ रुक गया। वह उसकी तरफ देखने लगा। डायरेक्टर स्टर्लिंग, उसकी आवाज ठंडी थी, मैं बस पूछ रही हूं, सच है या नहीं? रयान ने तुरंत कहा, नहीं।
विक्टोरिया ने फाइल बंद करते हुए कहा, पक्का? कॉलेज में तुम दोनों हमेशा साथ थे, साथ काम करते थे, साथ रहते भी थे, और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे? रेयान की आंखें स्थिर थीं। हम सच में रिलेशनशिप में नहीं थे। एला ने बहुत पहले मुझे पसंद करना छोड़ दिया था। वह जैक को पसंद करती है। वह हमेशा मेरे साथ ठंडी रहती थी। उसने धीरे धीरे आगे कहा, उस समय स्कूल में सब मुझे टारगेट करते थे। मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने उससे नौकरी दिलाने को कहा। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह और एला बस एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। लंबे समय तक उसके सामने न आने के बाद एला का रवैया थोड़ा बेहतर हुआ था। यहाँ तक कि जब वे साथ रहने लगे, तब भी वह उससे घर के काम करवाती थी। असल में उनका रिश्ता सिर्फ जरूरत पर आधारित था। रयान ने धीरे से कहा, ये सब मेरी पर्सनल बातें हैं, मुझे नहीं बताना चाहिए था। लेकिन मेरे और एला जैसे लोगों के लिए न्यूयॉर्क में टिकना बहुत मुश्किल है। एला यह बात अच्छी तरह समझती है। जैक उसे पहले पसंद करता था। अगर वह फिर से उसका दिल जीत ले, तो वह अमीर जिंदगी जी सकती है। वो मेरे लिए क्यों भावुक होगी? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है तुमने पहले अपने दोस्त को अपने ही जेल भिजवा दिया था। रयान हल्का सा कड़वा मुस्कुराया। ये सब जैक ने कहा है। क्या वो चाहता है कि मैं मर जाऊं? असल में मैं उसके लिए कोई खतरा ही नहीं हूं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी बराबरी कर सकूं। अगर मैंने सच में कुछ गलत किया होता, तो क्या पुलिस मुझे छोड़ देती? वो सोफिया का बॉयफ्रेंड है और क्रेन फैमिली का यंग मास्टर भी। अगर मेरे पास उसके खिलाफ कुछ होता, तो वो कब का मुझे खत्म कर चुका होता। अगर डायरेक्टर स्टर्लिंग को उसकी बातों पर भरोसा करना है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कंपनी छोड़ दूंगा, वापस लेकोर्ट चला जाऊंगा। वैसे भी मेरे जैसे इंसान का कोई अच्छा भविष्य नहीं होता। उसका ये दयनीय रूप देखकर विक्टोरिया का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। उसने कहा, अपना सामान उठाओ, हम कंपनी वापस जा रहे हैं। वह उसे लेकर वापस कंपनी आ गई।